हेलो एवरीवन। आज से हम इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं वन बाय वन इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे टॉपिक कवर करूंगी। आज की क्लास कोल्ड वॉर की है। इसमें मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कोल्ड वॉर से रिलेटेड, कैसे इसका ओरिजिन होता है, इसके मेजर इवेंट्स क्या हैं, इसका एंड कैसे होता है। आगे आने वाली क्लासेस में मैं कोल्ड वॉर को डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हम कोल्ड वॉर को ब्रीफली समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोल्ड वॉर क्या है, पहले हम इसके टाइम पीरियड को देखते हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ था 1945 में, और तब से लेकर जब 1991 में यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होता है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? उस पीरियड को बोलते हैं कोल्ड वॉर। ये उसकी टाइम पीरियड यही था, ठीक है। ये मेनली था क्या? ये एक जियो पॉलिटिकल टेंशन थी किनके बीच में? दो सुपर पावर्स थे, यूएसए और यूएसएसआर, उनके बीच में थी। उनके बीच में टेंशन थी। ये टेंशन किस टाइप की? इन दोनों के बीच में क्या था? ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। इसका ओरिजिन कैसे होता है? देखो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस से होता है इनका ओरिजिन। इस कोल्ड वॉर का ओरिजिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस से। आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइवलरी थी इन दोनों के बीच, जिस सुपर पावर्स थे यूएसए और यूएसएसआर, उनके बीच में। एक तरफ तो यूएसए और उसकी नाटो अलाइज थी। नाटो क्या था? देखो, ये यूएसए ने कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकने के लिए बनाया था, मतलब यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए एक मिलिट्री अलाइज बनाई थी। ये कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप था। अगर एक पर भी अटैक होता, बेसिकली इसका मतलब क्या मतलब था कि भाई एक पर भी अगर अटैक होगा एक कंट्री पर, तो सब पर माना जाएगा और फिर सब मिलकर जवाब देंगे। तो इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे नाटो क्या था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है। एक तरफ तो यूएसए थी और उसकी अलाइज थी, और दूसरी तरफ क्या था? यूएसएसआर और उसकी अलाइज थी। उसकी अलाइज थी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ कौन सी थी? जैसे ईस्ट जर्मनी हुआ, पोलैंड हुआ, हंगरी है, चिकोस्लोवाकिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, अल्बानिया है। ये सब क्या थी? ये सब यूएसएसआर के साथ में थी। तो ये सारी कंट्रीज़ थी। लेकिन मेनली ये किसके बीच में था? मतलब ये तो अलाइज थी ना। इनको लीड कौन कर रहा था? एक तरफ एक ग्रुप को तो यूएसए लीड कर रहा था और दूसरे को यूएसएसआर लीड कर रहा था, ठीक है। तो कोल्ड वॉर में डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। इनके बीच में डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चल रहे थे, बल्कि ये प्रॉक्सी वॉर्स का मतलब है कि प्रॉक्सी वॉर्स का मतलब है अ वॉर इन विच ऑपोजिट साइड्स यूज थर्ड पार्टीज एज सब्सटीट्यूट फॉर फाइटिंग ईच अदर, ठीक है। अगर मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब दो कंट्रीज़ हैं वो वॉर में हैं, लेकिन वो एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं लड़ रही है, छोटी कंट्रीज़ का या किसी और अदर सब्स्टिट्यूट्स जो हैं थर्ड पार्टी का यूज़ कर रही है, उनके थ्रू लड़ रही है आपस में। वो जो छोटी कंट्री है वो आपस में लड़ रही है, और इन दोनों ने अपना अपना एक मतलब एक साइड चूज़ कर लिए। एक ने एक की साइड ले लिया, दूसरे ने दूसरी साइड ले लिया, और फिर उनके थ्रू वो आपस में लड़ रही है। तो डायरेक्टली अपनी ज़मीन पर अपनी नुकसान नहीं कर रही है वो। नुकसान किसका हो रहा है? उन दो कंट्रीज़ का। जो छोटी थर्ड पार्टी कंट्रीज़ हैं उनका नुकसान हो रहा है, उनके रिसोर्सेज, उनकी उनकी सिटीजन्स, उनका नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से वो लड़ रहे थे, ठीक है। तो जो ये कोल्ड वॉर में क्या था, ये दोनों जो यूएसएसआर थे और यूएसए क्या थी, ये डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं थे, ये प्रॉक्सी वॉर से लड़ रहे थे। दूसरा था कि एस्पियोनेज, मतलब जासूसी करवा रहे थे एक दूसरे की, भाई क्या कर रहे हैं एक दूसरे, मतलब अगेंस्ट क्या चल रहा है। एक था प्रोपेगेंडा चला रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट चला रहे थे। और न्यूक्लियर आर्म्स रेस चल रही थी, क्योंकि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन जितने होंगे वो उतना ही पावरफुल होगा, और कोई उनसे लड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपना अपना न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो इस तरीके से वो एक दूसरे से इस पूरे कोल्ड वॉर में लड़ रहे थे, ना कि डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उनका, ठीक है। तो कुछ मेजर इवेंट्स देखते हैं। अब हमने देख लिया कि ओरिजिन कैसे होता है, ये एक्चुअल में है क्या। तो अब इसके कुछ की इवेंट्स देखते हैं, कुछ मेजर इवेंट्स जो होते हैं इसमें कोल्ड वॉर के टाइम। फर्स्ट है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन कौन थे? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। जब ये प्रेसिडेंट कब बने थे? प्रेसिडेंट 1945 से 1953 के बीच में बने थे ये अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो जब ये बनकर आए थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो इनकी पॉलिसी क्या थी? इन्होंने यूएसएसआर एक्सपेंशन को कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट करी थी। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहते हैं उसे, ठीक है। क्या था ये बाय प्रोवाइडिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड टू कंट्रीज थ्रेटन्ड बाय कम्युनिज्म। मतलब जिन कंट्रीज़ में कम्युनिज्म फैल रहा है, उन कंट्रीज़ को इन्होंने क्या दिया कि मतलब उन कंट्रीज़ को इन्होंने इकोनॉमिकली हेल्प करी, पैसे दिए उनको डेवलप होने के लिए, उनको मिलिट्री एड प्रोवाइड करवाई, जिससे क्या हो कि वो कम्युनिज्म की तरफ उनका झुकाव ना हो,
ठीक है, तो ताकि वो उस तरफ ना जाए और उनमें कम्युनिज्म का स्प्रेड ना हो सके। तो इनका यही था, ट्रूमैन जो थे उन्होंने यही पॉलिसी अडॉप्ट करी थी जब वो प्रेसिडेंट बनकर आए थे। ठीक है, फिर होता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था, ये जॉर्ज मार्शल, ये यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी थे। इन्होंने 1948 में मार्शल प्लान दिया। क्या था ये, देखो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको रिकवर करने के लिए था, उनको इकोनॉमिक, जो वर्ल्ड वॉर के बाद में वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ गरीब हो गई थी, तो उनको रिकवर करने के लिए इन्होंने इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करवाई थी ताकि वहाँ पे भी कम्युनिज्म का स्प्रेड रोक सके। तो ऑलरेडी क्या था, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनमें तो यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म का स्प्रेड हो ही चुका था। जो हमने बताया था कि भाई दो खेमे बने हुए हैं, दो ग्रुप्स हैं, उनमें से जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है वो यूएसएसआर के साइड में है। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को भी यूएसएसआर अपनी तरफ इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड ना कर ले, तो इसके लिए उन्होंने यूएसए ने मार्शल प्लान बनाया। और मार्शल कौन थे, जॉर्ज मार्शल, यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये 1948 में आया था। देन होता है बर्लिन ब्लॉकेड, ये 1948 की बात है। कौन करता है, देखो इसको ये यूएसएसआर करता है। ये क्या कर लेता है, जो बर्लिन है उसको घेर लेता है, घेराबंदी कर लेता है, मतलब ब्लॉकेड मतलब घेराबंदी कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब अमेरिका ने सोचा कि भाई इस यहाँ तो ये कम्युनिज्म का स्प्रेड हो जाएगा, मतलब अपने में मिला रहा है ना वो यूएसएसआर उसको। तो उन्होंने काफ़ी एयरलिफ्ट मतलब मैसिव एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने उन लोगों को सप्लाई प्रोवाइड करवाई, क्योंकि उनके पास सप्लाई नहीं थी तो सप्लाई प्रोवाइड करवाई उनको। तो एयरलिफ्ट ऑपरेशन भी चलाया था उन्होंने। तो ये बर्लिन ब्लॉकेड ऐसा है, इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। फिर आता है नाटो। देखो नाटो कब बना था, 1949 के अराउंड बना था। तो ये क्या था, ये हमने अभी देखा है कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कलेक्टिव डिफेंस अलायंस है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके बीच में थी। और लीड कौन कर रहा था, यूएसए। किसको काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। तो नाटो हमने देख लिया नाटो क्या है। फिर आता है यूएसएसआर एटॉमिक बॉम्ब। देखो जब जुलाई 1945 में क्या होता है कि अमेरिका ने अपना एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था, और फिर अगस्त 1945 में क्या होता है कि उन्होंने जापान पे डाल मतलब वो हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने अपने एटम बॉम्ब से हमला भी तो कर दिया था। तो इस तरीके से जुलाई में तो वो बनाते हैं और अगस्त में वो ये अटैक कर देते हैं एटॉमिक बॉम्ब से। लेकिन यूएसएसआर के पास तब नहीं था। यूएसएसआर ने कब बनाया अपने एटॉमिक बॉम्ब्स, 1949 में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब जब 1949 में उन्होंने अपना परीक्षण कर लिया तो इससे क्या हुआ कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया। अब इतने दिन तो क्या था कि यूएसए अकेला था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन अब यूएसएसआर के पास भी हो गया है और दोनों की आपस में बनती नहीं है, दोनों में लड़ाई चल रही है। डायरेक्टली नहीं चल रही बट या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बीच में। तो इससे क्या हो गया कि भाई न्यूक्लियर वॉरफेयर का मतलब ज़्यादा खतरा पैदा बढ़ गया था कि भाई हो सकता है कि अब दोनों के पास है तो शायद ये लड़ लें। ठीक है, तो और फिर उसके बाद एक और होता है कोरियन वॉर। कोरियन वॉर क्या था, 1950 से 53 के बीच में होता। एक तरफ था नॉर्थ कोरिया और एक तरफ था साउथ कोरिया। तो जो नॉर्थ कोरिया है वो कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो उसको कौन सपोर्ट कर रहा था, चाइना और यूएसएसआर। ठीक है, और जो साउथ कोरिया है उसे वहाँ पे कैपिटलिस्ट, वो एक तरह से कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसे यूएसए सपोर्ट कर रहा था। तो इस वॉरफेयर को हमने अभी पढ़ा था कि प्रॉक्सी वॉर क्या होता है कि दोनों सुपर पावर्स डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू लड़ रहे हैं। तो ये प्रॉक्सी वॉर का ही एग्जांपल है कोरियन वॉर, कि इसमें दोनों डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी, और इनके भी इनको कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही, रिसोर्सेज का मतलब जो इनके सिटीजन्स हैं उनको कोई नुकसान हो नहीं रहा, और लड़ रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लड़ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर होता है वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट क्या था, 1955 में होता है। अब देखो अमेरिका ने तो क्या बनाया था, नाटो बना लिया। अब उसको रिस्पॉन्स देने, उसकी रिस्पॉन्स में जो अमेरिका का जो नाटो क्या था, मिलिट्री अलायंस था, उसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने क्या बनाया, वॉर्सो पैक्ट बनाया 1955 में। नाटो का बना था 1949 में, और वॉर्सो पैक्ट का बना था 1955 में। ये भी मिलिट्री अलायंस है, लेकिन नाटो में क्या था, वेस्टर्न कंट्रीज़ थी और लीड कौन कर रहा था, यूएसए। लेकिन और इसको कौन लीड कर रहा था, यूएसएसआर लीड कर रहा था। और कौन सी कंट्रीज़ थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी। ठीक है, तो ये वॉर्सो पैक्ट हुआ। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या मतलब बिग इवेंट्स हुए थे उस टाइम। ठीक है, मेजर इवेंट्स क्या क्या थे। उसके बाद होता है स्पेस रेस चल रही थी दोनों के बीच में, कि मतलब स्पेस एक्सप्लोर कर रहे थे स्पेस को वो, और कौन कितना अचीव कर पाता है इस चीज़ के लिए। मतलब वो
सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे थे यूएसएसआर यूएसए दोनों, तो इनके बीच में ये इस चीज़ का कंपटीशन चल रहा था इस टाइम में 50s और 60s के अराउंड। फिर आता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? 1962 में। देखो क्यूबा क्या है, ये अमेरिका के पास में ही है, कंट्री है छोटी सी। तो यहाँ पर क्या फिदेल कास्त्रो आते हैं। फिदेल कास्त्रो 1961 के अराउंड आते हैं आई थिंक। आप 1961 के अराउंड आते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 1961 या 62 के अराउंड आते हैं। मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। तो 1961 के अराउंड वो क्यूबा में फिदेल कास्त्रो प्रेसिडेंट बन के आते हैं, और वो थे कम्युनिज्म को फेवर करते थे, और यूएसएसआर को मतलब अपना, क्योंकि यूएसएसआर में भी कम्युनिज्म ही था, तो इन उस तरफ उनका झुकाव थोड़ा ज़्यादा था। तो यूएसएसआर ने क्या किया कि उस कंट्री में अपनी जो मिसाइल्स थी, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को वहाँ रख दिया कि और अमेरिका की तरफ फेस कर दिया। अब इस बात का जब यूएसए को मालूम चला, तो उसने सोचा कि भाई हम पे अटैक करना चाह रहे हो, मतलब ये एक बहुत टेंस सिचुएशन हो गई थी। पूरे कोल्ड वॉर की सबसे जो पीक बोलते हैं वो यही था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के। तब लगा था कि शायद अब इनका न्यूक्लियर वॉर हो जाए इनके बीच में। अब तक तो डायरेक्टली लड़ नहीं रहे थे, लेकिन अब शायद लड़ लें। तो क्या होता है कि जो यूएसए ने कहा कि भाई अपने जो वेपन्स हैं इनको हटा लो वहाँ से, तो फिर जो यूएसएसआर ने उस टाइम हटा लिए थे, ठीक है, वरना वो वॉर हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन हम ये देखेंगे आगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था, एक पीक था कोल्ड वॉर का। काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन हो गई थी कि शायद अब न्यूक्लियर वॉर हो जाए, ठीक है। फिर आता है डिटॉन्ट। डिटॉन्ट क्या 60s-70s के अराउंड की बात है। ये इस टाइम इनके रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हो गए थे। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट भी किए थे, जैसे SALT I है, हेलसिंकी अकॉर्ड्स है। SALT I 1972 में हुआ था। तो इस तरीके से थोड़े से रिलेशंस इनके मतलब इम्प्रूव हुए थे 1960s-70s के अराउंड, ठीक है। इसे हम डिटॉन्ट कहते हैं। फिर आता है सोवियत इन्वेजन। अब देखो 1970s के अराउंड, देखो ये तो इनके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। इसी बीच में 1979 में क्या होता है, यूएसएसआर अफगानिस्तान पे अपना मतलब इंटरवीन कर लेता है। अफगानिस्तान में पहले से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था अफगानिस्तान में, और इसने क्या किया, अब वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के चक्कर में यूएसएसआर ने वहाँ पे अपनी मिलिट्री भेज दी। अब इस चीज़ को यूएसए ने पसंद नहीं किया, और ये जो डिटॉन्ट पीरियड था जिसमें थोड़े से रिलेशंस इंप्रूव हुए थे, यहाँ फिर से इनके रिलेशंस ख़राब होने लगे थे, ठीक है। तो इस रीज़न की वजह से 1979 में अफगानिस्तान में जो इन्वेजन किया था, उस वजह से फिर से ख़राब होने शुरू हो गए। फिर आते हैं रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनकर आते हैं, वो 1980s के अराउंड की बात है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यूएसएसआर के अगेंस्ट इनका कैसा था स्टैंस, एक कन्फ्रंटेशनल इनका स्टैंस था। इन्होंने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डेवलप किए थे, ठीक है। SDI स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। मतलब इन्होंने सोचा कि भाई ऐसी मिसाइल्स को, सबमरीन्स को मैं बनाऊं कि भाई मिसाइल्स अगर कोई मुझ पर जो हवा के अंदर ही काउंटर कर दे मिसाइल्स को, मतलब ख़त्म कर दे उन मिसाइल्स को, अगर किसी ने अटैक किया है तो हवा में ही उसे ख़त्म कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से कोल्ड वॉर टेंशन्स फिर से अराइज होने लगी थी दोनों के बीच में, क्योंकि डोनाल्ड रीगन की पॉलिसी भी ऐसी थी। फिर आता है कोलैप्स हो जाता है लास्ट में। जब जो एंड होता है वो कैसे होता है कि 1991 में गोरबाचेव बन के आते हैं यूएसएसआर के क्या बन के आते हैं, प्रेसिडेंट बनकर आते हैं। और वो उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि मतलब वो कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा जा रहे थे, और जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी उनको उन्होंने फ्री कर दिया कि भाई अब तुम हमारे कंट्रोल से बाहर हो, अब तुम चाहो तो डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकते हो, मतलब जो भी आपकी पॉलिसी होगी आप अपना डिसाइड करो, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ से वो फ्री हो गए। फिर उन्होंने कैपिटलिज्म को थोड़ा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उनकी पॉलिसीज़ ऐसी आई कि ये कोल्ड वॉर को एंड की तरफ ले गई। इस इंसिडेंट से यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है यूएसएसआर, और इससे रशिया अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये इवेंट, तो इस तरीके से ये सारा जो ये ब्रीफ ओवरव्यू था। तो आज की क्लास में हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया कोल्ड वॉर का। आगे आने वाली क्लासेस में हम कोल्ड वॉर को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले, मैं जल्दी जल्दी क्लासेस लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।